आज की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन 17 क्वेश्चन के लिए बहुत ही मेहनत की गई है और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इतना बढ़िया करंट अफेयर्स आपको शायद ही किसी अदर चैनल पर आपको मिले, इसलिए आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब भले न करिए, लेकिन वीडियो को आप पूरा बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के लिए ये क्लास बिल्कुल रामबाण क्लास साबित होगी। बहुत कम समय में बहुत अच्छा करंट अफेयर्स देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको। और अब आपको मैं पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। मार्ग पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। और आप बताएंगे पीयूष गोयल जी कौन से मंत्री हैं, ये तो आपको बताना है। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। शनिवार को टेस्ट है, उसकी तैयारी आप बखूबी करिए। एसएससी जीडी की अपार सफलता के बाद एसएससी जीडी की अपार सफलता के बाद आपको यूपीपी का नया बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए एसएससी जीडी की तैयारी पूरी हो गई है। जिन विद्यार्थियों को यूपीपी की तैयारी करनी हो वे विद्यार्थी अति शीघ्र संस्था में संपर्क करें। ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने का इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। बस कुछ ही दिनों में यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है, यूपीपी की भी वैकेंसी आने वाली है। वे लोग तत्काल संपर्क करें। मार्ग पोर्टल को किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया। मार्ग में एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मेंटरशिप। मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं। ए का क्या मतलब है? एडवाइजरी। फिर से ए लिखा है तो उसका मतलब है असिस्टेंस। और उसके बाद आर का मतलब है रेजिलियंस। और इसके बाद जी का मतलब क्या है? ग्रोथ। किस लिए ये लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है स्टार्टशिप मेंटरशिप के लिए लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। ये बात आप याद रखेंगे। आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें हैं। ये 2 लाइनें अगर आपने सुन ली, आपने अपने जीवन में उतार ली, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कि अगर अभी भी आपका खून नहीं खोला तो वो खून नहीं, वो पानी है। और अगर तुम सिलेक्शन इस बार नहीं ले पाए तो बेकार तुम्हारी जवानी है। इस बात को याद रखना, जहन में रखना इस बात को। इस बार तुम्हें सेलेक्ट होना है। क्यों होना है? क्योंकि तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन का। बहुत दिनों बाद भर्ती आएगी, हमें लगातार प्रयास करना है, चूकना नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत नील कुरिंजी को सूचीबद्ध किया गया है? नील कुरिंजी का जो फूल है वो 12 साल में, नील कुरिंजी का फूल 12 साल में एक बार खिलता है। एक बार खिलता है। अगर बात की जाए तो इसके जो फूल हैं, जो इसके फूल हैं वो 30 दिन से ज्यादा नहीं टिकते। 30 दिन से ज्यादा नहीं टिकते। आप देख लीजिए, आपको फुल एचडी में वीडियो प्रोवाइड करनी जा रही है। फुल एचडी में पिक्सल बढ़ा लीजिए आप, और उसके बाद आप क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिए। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसके फूल को तोड़ा
या नष्ट किया। नील कुरिंजी के फूल को तोड़ा या नष्ट किया तो कितने रुपए की सजा हो सकती है? 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। इस बात को आप याद रखना। और अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, तो ये अनुसूची है 3। कौन सी अनुसूची है? 3 अनुसूची, 3rd अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। इस समय बैच में पॉलिटी चल रही है, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है जीएस में। मैथ्स में शुरुआत हो चुकी है नए चैप्टर से, और जीएस में अगर देखा जाए मंडे से हिंदी चालू हो जाएगी। हिंदी में आपको पहला चैप्टर वर्णमाला पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वे आएं और अपनी तैयारी करें, सिलेक्शन पाएं। इससे बेहतर तैयारी आपकी कहीं नहीं हो सकती है। घर पर आप रहकर पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आपको एक माहौल अच्छा नहीं मिलेगा। किन विद्यार्थियों का पेपर कैसा हुआ है, इसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। किसी दिन उन विद्यार्थियों को संस्था में बुलाया जाएगा जो विद्यार्थी पेपर देके आए हैं। वे बताएंगे कि क्या क्या पढ़ाया गया था और क्या क्या पूछा गया है। तो 12 अनुसूची है, होमवर्क तो कठिन है। देखते हैं 12 अनुसूचियों को कमेंट बॉक्स में कौन लिखता है। जो इतने भी लोग लिखेंगे कल मैं उनका नाम पुकारूंगा। 12 की 12 अनुसूची कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुच्छेद 108 तक हो गए हैं सुबह वाले बैच में। अनुच्छेद 123 तक हो गए हैं शाम वाले बैच में। सिर्फ एक यही कोचिंग संस्थान है जहां आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको बताया जाएगा, एक एक अनुच्छेद संविधान का पढ़ाया जाएगा और उसके बारे में जितनी भी बातें होंगे सारी आपको बताई जाएंगी। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। जननी रामचंद्रन देश की सिटी काउंसिल की पहली अश्वेत महिला मेंबर बनी है। किस देश की? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस देश की बनी है? तो ये देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका देश है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। तीनों क्वेश्चनों को आपने बहुत बखूबी से समझा होगा, कॉपी पेन में नोट अवश्य किया होगा। तो इसलिए इन तीनों क्वेश्चनों को हम मिटाकर थोड़ी सी जगह बनाते हैं बोर्ड पर और 17 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लाए हैं। 17 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मदद मिलेगी आपकी तैयारी में, ये 5-4 चांद लगा देगी। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। हम धीरे धीरे ही सही लेकिन चल तो रहे हैं। चलना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो वीडियो को रोककर लिख लें, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय की कीमत जिसने नहीं समझा बस वही आदमी हारा है। मन से जो लड़ा नहीं वही हारा है। आप ये बात अपनी गांठ में बांधकर रख लीजिए। और हम चलेंगे अब सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूरी बात आप समझते चलिए। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, सांसद खेल, सांसद
खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन बस्ती उत्तर प्रदेश में किया गया। आप तो चिंता मत करिए। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो लिखिए, ऐसे लिखिए, अगला स्टार बनाइए। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये बात आप याद रखिए। इसमें कई खेल खिलाए जाएंगे, कई खेल इसमें होंगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अक्सर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या 60 वर्षों में पहली बार कम हुई है? देखिए, अभी बहुत ही जल्दी नया स्टूडियो बनने वाला है, जहां पर ना तो कोई आवाज़ गूंजेगी और ना ही कोई पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ आएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले आपको फटाफट 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, ताकि आपको हम ऑनलाइन पढ़ा सकें। लाइव आकर पढ़ाएंगे, लाइव आकर आप पढ़ेंगे। आपके कमेंट बॉक्स को हम मोबाइल में रीड करते रहेंगे और हर एक कमेंट बॉक्स का आंसर दिया जाएगा। कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा आप मेहनत करिए, थोड़ा सा हम फटाफट 1K पूरे हो जाएंगे, फिर हम आपको लाइव आकर बहुत ही जल्दी पढ़ाएंगे। किस देश की जनसंख्या 60 वर्षों में पहली बार कम हुई है? उस देश का नाम है चीन। उस देश का नाम है चीन। चीन में जो है, चीन में वृद्धों की संख्या बहुत है, चीन में बुजुर्गों की संख्या बहुत है। भारत युवाओं का देश कहा जाता है और चीन बुजुर्गों का देश कहा जाता है। चीन में युवाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है और बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है युवाओं की अपेक्षा। इसलिए 60 वर्षों में पहली बार चीन की जनसंख्या कम हुई है। चीन जो है वो 14 देशों से घिरा हुआ है। चीन 14 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है चीन? 14 देशों से घिरा हुआ है। एक चीज और जान लीजिए, भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो अगर हमने ये बताया है तो आप बताइए, डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को कहते हैं? और रेड क्लिफ रेखा, दोनों रेखाएं किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती हैं? ये आपको बताना है। और आपको बताना है भारत और चीन के बीच कितने किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको बताने हैं।
मेरी कोचिंग का एक एक विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा दोस्त, यदि तुम कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे तो आप देखना एक दिन आपका नॉलेज कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका चुटकियों में सिलेक्शन हो जाएगा, चुटकियों में। और आपके माता पिता खुश हो जाएंगे जिन्होंने दिन रात एक कर आपको पढ़ाया है। हमें उनके लिए पढ़ना है और उन्हें जीत कर दिखाना है, हारना बिल्कुल नहीं है। हर एक विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि तुम अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर मत होने देना। अपने घर के तुम इकलौते चिराग हो और उस चिराग से पूरा घर रोशन होना चाहिए, पूरा देश रोशन होना चाहिए, आपका समाज रोशन होना चाहिए। इसी श्रृंखला के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले जरा चीन के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि चीन की राजधानी कहाँ है। चीन की राजधानी के बारे में जानते हैं, चीन की मुद्रा के बारे में जानते हैं। चीन पड़ोसी देश है अपना, तो इसलिए चीन को अभी भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा भी है, छोटे छोटे बेचारे सैनिक हैं। तो इसलिए चीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि चीन की राजधानी कहाँ है। चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा रेनबी। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और आपको एक चीज तो बिल्कुल नहीं पता होगी कि राष्ट्रीय खेल क्या है चीन का। तो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कितने भी विद्यार्थी बता सकते हैं? 200 से 250 लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत ही कम विद्यार्थी आते हैं। तो ये बात तो गलत है। अगर आप जिंदा हैं तो ये जिंदा नजर आना भी जरूरी है, ऐसे ही नहीं साइलेंट मोड में पड़े रहेंगे। एक तो सारे विद्यार्थी वीडियो पूरा देखते नहीं हैं क्योंकि उनके पास बहुत अर्जेंट काम है पढ़ने के अलावा भी, तो उनकी तो बात खैर मैं नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई आपका बिजनेस है या आप साथ में नौकरी कर रहे हैं या आपका कुछ और प्लान है तो वो विद्यार्थी पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बस थोड़ी देर वीडियो चला लेते हैं, 1-2 मिनट देख लेते हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने आते हैं। लेकिन यदि आप पूरा पढ़ रहे हैं तो आप उंगलियों को हरकत में लाइए, कॉपी पेन लेकर तो लिख ही रहे होंगे, साथ में हमारा ऑनलाइन होमवर्क भी आप पूरा करिए। इससे बढ़िया और कहाँ होगा। 40-45 मिनट आपको ऑनलाइन पढ़ाकर हम आपका समय बचाते हैं, जो कि हम पहले कोचिंग में ही पढ़ाया करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखते हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए, जो जीतता है उसको क्या कहते हैं? जीत को कहते हैं विक्ट्री कहते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा कि विक्टर एक्सलेशन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये जो विक्टर एक्सलेशन है ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं भैया? डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। ये बात आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। आप एक बार यकीन करिए, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। रोज का ये काम है, जैसे मैं रोज वीडियो बनाता हूँ
वैसे भी आपको रोज पढ़ना होगा। कोई भी कोचिंग संस्था लखीमपुर में ऐसी नहीं है जो आपको ऑनलाइन करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती हो और हर शनिवार को टेस्ट होता हो। वो भी टेस्ट टीचर्स खुद बनाते हैं, आपके लिए मेहनत की जाती है। आप उस टेस्ट को देने जरूर आएंगे। देखिए अभी एसएससी जीडी में वही पैराग्राफ पूछा गया, वही क्वेश्चन पूछे गए जो हम हमेशा टेस्ट में दिया करते थे। तो टेस्ट अभी तक एसएससी जीडी के हिसाब से बनता था। अब आने वाले समय में जब यूपीपी लेवल का टेस्ट बनेगा तो उससे अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें भी निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि अब संपूर्ण कोर्स हिंदी का पढ़ना है और पॉलिटी तो चल ही रही है। देखिए दोस्तों, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये चारों चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं। आप चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। जितनी जल्दी आप तैयार करेंगे उतनी ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? इनका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या किया है? वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दिवस। आप सारी बातों को नोट करिए, ये सारी बातें बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय की अगर बात करें, अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। मैं तो ये सोचकर पढ़ाता हूँ आपको कि सूरज तब भी उदय होता है जब लोग सो रहे होते हैं। सूरज का काम है उगना और उगकर चमकते रहना। जो सूरज की तरह बनना चाहता है उसे तपना पड़ेगा। जब तपोगे तो आप सूरज की तरह एक दिन चमकोगे जरूर। इसलिए सूरज की तरह अगर निखरना है तो अपने वक्त पर निकलना पड़ेगा। घर में बैठकर कुछ नहीं हासिल होगा। ये देखिए ऑनलाइन क्लास है, कितनी अच्छी क्लास है। इसकी तारीफ मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ना ही आप कर सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वेरी नाइस वीडियो। और भी कोई अच्छा अगर आपके मन में उदाहरण है तो आप बता सकते हैं। कम से कम 2 लाइनें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आपको मोटिवेट करती हों, जो आपके जीवन में प्रेरणा लाती हों। आप कमेंट करिए। सबसे अच्छी लाइनें जिसकी होंगी उसका नाम सहित उसकी लाइनें बताई जाएंगी। उस नाम सहित शॉर्ट वीडियो भी बनाया जाएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हम बोलना चाहते हैं आपके शब्दों को, हम बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक आपकी बात को। आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आपका सुझाव हो आप दीजिए।
लोगों तक बात पहुंचाएंगे। और बहुत जल्दी अगर यूपीपी की वैकेंसी नहीं आई तो एक आंदोलन होगा। जो भी भर्तियां रुकी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका परीक्षा का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए तो आप हमसे संपर्क करिए। हम चलेंगे, हम कहेंगे, आपकी बात को अपने जरिए से हम रखेंगे, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो उस जिले का नाम है कोल्लम। कोल्लम जिला, कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। यह कोल्लम जिला कहाँ पड़ता है? यह कोल्लम जिला पड़ता है केरल, केरल राज्य में है कोल्लम जिला। और 7 महीने तक, 7 महीने तक संवैधानिक साक्षरता अभियान चलाया गया। इतनी बातें आप नोट करिए। इतने ज्यादा क्वेश्चन इतने कम समय में मुझे तो नहीं लगता कोई बताता होगा। मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पास कम समय में अधिक जानकारी पहुँचे। मेरी कोचिंग के तो विद्यार्थी नोट करते हैं, दूसरी कोचिंग के विद्यार्थी भी यदि नोट कर रहे हो तो आए और शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट दें। मैं भी देखता हूँ आपकी तैयारी कितनी है। आप भी जांचिए अपने आप को। यदि कोई विद्यार्थी मेरे सिर्फ टेस्ट सीरीज को यदि ज्वाइन कर ले तो मेरा दावा है कि उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। कोचिंग के सारे विद्यार्थी शनिवार को तैयार रहेंगे। तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। तैयारी कभी भी एक दिन में नहीं होती है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार सिंह, जो कि बीएसएफ के महानिदेशक थे। कौन थे? बीएसएफ के महानिदेशक थे और बनाए गए हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन बनाए गए हैं? पंकज कुमार सिंह। आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण महानिदेशकों के बारे में भी आपको बताता हूं और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाएंगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको बताते हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाओ सेठ। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो एनएसजी के महानिदेशक हैं M.A. गणपति। आईबी के अगर महानिदेशक पूछा जाए, आईबी के महानिदेशक कौन है? तो आईबी के महानिदेशक हैं तपन कुमार डेका। 3 महानिदेशकों के बारे में मैंने आपको बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अब इतना तो आपको भी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इनका नाम तो आप बताएंगे। आप तो बहुत होशियार स्टूडेंट हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप पूरा वीडियो पढ़ते हैं, वो भी बहुत ध्यान से, नोट भी करते हैं, इसलिए आपकी तो तारीफ
शब्दों में बयां नहीं हो सकती। और मैं तो कहता हूँ कि धन्य है वो लोग, धन्य है वो धरती जहाँ पर आप इतना मन से पढ़ते हैं, मन से तैयारी करते हैं, रोज करंट अफेयर्स लिखते हैं, रोज कोचिंग आते हैं। तो मैं तो उन माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की, जिन्होंने इतना अच्छा बच्चों का ध्यान रखा। बच्चों की पहली पाठशाला घर होता है, माँ होती है, पिताजी होते हैं। इसलिए आप पढ़िए। हर पिता यही चाहता है कि उसकी संतान सफल हो जाए और उसे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए। आप उनके सपनों को चकनाचूर मत करना अपने बहानों से। यकीन मानिए, जिस दिन आपके बहाने समाप्त हो जाएंगे, मंजिल आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहकर तैयारी करिए। हम आपके साथ में हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ की बात की गई है। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 एकल नागरिकता है अपने यहाँ, और भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, वो भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं, और उसके बाद भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, तो ये शॉर्ट रिवीजन था। सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। संवैधानिक उपचारों का उपचार किस अनुच्छेद को कहा जाता है ये भी बताएंगे आप। 5 रीटें कौन कौन सी हैं, यदि आप थके न हो तो वो भी कमेंट करिए। कुछ ही विद्यार्थी हैं जो सारा होमवर्क करेंगे, और आपको बताते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया गया। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, कई मंत्री निष्कासित किए गए हैं। उलटफेर चलता रहता है हर देश में। हर देश में एक अपनी व्यवस्था होती है, हर एक देश में अपनी प्रणाली होती है। किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो वो देश कौन है? वो देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। सोने की लंका देश है। किन 2 देशों के मध्य में पाक जल संधि स्थित है? तो पाक जल संधि स्टूडेंट्स भारत और पाकिस्तान के बीच में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पाक देखकर। लेकिन पाक की जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये सारी बातें आप याद रखिए। राजधानी 2 है। मैंने पिछली बार होमवर्क दिया था, विद्यार्थियों ने किया भी था। बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरा होमवर्क करते हैं। आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजदूतों से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये कराना बहुत जरूरी है। इनका नाम है नीलाक्षी शाह सिन्हा। आर्मेनिया में
अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो लिखिए नीलाक्षी साहा सिन्हा। नीलाक्षी साहा सिन्हा, इनको अर्मेनिया के अगले राजदूत के बारे में नियुक्त किया गया है। माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? माघी मेला उत्सव बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, तो मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न का आंसर क्या है। माघी मेला उत्सव, माघी मेला उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? माघी मेला उत्सव का आयोजन, अच्छा आप सोच रहे हैं 13 क्वेश्चन क्यों नहीं बताया? वो भी बताएंगे, भूलेंगे नहीं, याद रखते हैं। कल की क्लास में जो डॉपलर प्रभाव का जो था किस वर्ष तक पूरे देश में फैलाया जाएगा, वो सन है 2025। अभी उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। एक डॉपलर प्रभाव की दूरी जो है वो 400 किलोमीटर तक होती है। मौसम के बारे में अचानक होने वाले परिवर्तन के बारे में पता लगाया जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर है 2025। और आप अगर सोचते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन पहले कर लिया जाए तो लिखिए बिजनेस 20 इंडिया, बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं माघी मेला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है पंजाब। कब से? 16 जनवरी से इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, श्री मुक्तसर साहिब शहर में हो रहा है। ठीक है। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है बार्सिलोना ने। क्लियर है? पुरानी पेंशन बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो पुरानी पेंशन बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखेंगे आप, अभी अभी बनाए गए हैं। चौथा राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बातें आप जरूर याद रखिए। भारत का व्यापार पहली बार किस देश के साथ 100 अरब डॉलर पहुंचा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 2022 का ऐसा कौन सा देश है जिसका व्यापार पहली बार
100 अरब डॉलर के पास पहुंचा है, तो उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। चीन क्या नाम है? चीन नाम है। चीन। राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेमेनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और चाइना जो है वृद्धों का देश कहा जाता है, बुजुर्गों का देश कहा जाता है। चाइना 14 देशों की सीमा से घिरा हुआ है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इतनी बार जानकारी आपको चीन के बारे में होनी ही चाहिए। ठीक है। अब हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत अच्छी जानकारी देंगे, तो हम अपने वादे के मुताबिक आप देखना, यहाँ से हर बार हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। आयोजन स्थल इसका कहाँ है? देखिए, अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। आयोजन है स्थल इसका कतर। कौन सा संस्करण था? तो ये 22वां संस्करण था। शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर है लाइट। ये फीफा विश्व कप के बारे में जानकारी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। आपको बताते चले रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल कुमार लोहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही पूछा जाएगा। और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली। और आपको बता दें, अगर हम रेलवे बोर्ड के या रेलवे के मंत्री कौन है, तो ये केंद्रीय मंत्री है रेलवे के अश्विनी वैष्णव। इतनी बात आप रेलवे बोर्ड के बारे में याद रखिएगा। चलिए, तो आपको एक और जानकारी दे दें। अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप थोड़ा सा जरूर प्रोत्साहन के लिए कमेंट बॉक्स में जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई बात रखना चाहते हैं, किसी भी पेपर को लेकर, किसी भी रिजल्ट को लेकर, किसी भी वैकेंसी के लिए, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आइए और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपको WHO के बारे में बताते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है डॉक्टर जेरेमी फरार। इतनी बात आप WHO के बारे में याद रखिए। एक क्वेश्चन और देते हैं।
WHO के महानिदेशक कौन है? WHO के महानिदेशक कौन है? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसलिए आपको धन्यवाद है। अगर आप लगातार वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पुनः एक बार फिर से धन्यवाद है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें, तैयारी जरूर करें, क्योंकि ये सुनहरा अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शनिवार को टेस्ट है, तैयारी करते रहें।